इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं आशीष दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। रुक करते हैं हम जानकारी की ओर। मेरठ के स्वास्थ्य विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखा गया है। बता दें कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक काटियार का तबादला लखनऊ कर दिया गया है, जबकि डॉक्टर राम प्रसाद का मेरठ सीएमओ नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि डॉक्टर कटारिया का कार्यकाल स्वास्थ्य विभाग में टेंडर और खरीद प्रक्रिया को लेकर लगे आरोपों के कारण चर्चा में रहा। हालांकि इन आरोपों पर समय समय पर विभागीय स्तर पर कार्रवाई भी और सफाई भी दी गई। आपको बता दें कि प्रशासन ने तबादले के पीछे कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया। नए सीएमओ डॉक्टर रामप्रसाद के सामने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और विभागीय पारदर्शिता बढ़ाने की चुनौती बनी हुई है। मेरठ से आपको ये जानकारी बता रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। आपको बता दें कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कटारिया का तबादला लखनऊ कर दिया गया है, जबकि डॉक्टर राम प्रसाद को मेरठ का नया सीएमओ नियुक्त किया गया है। डॉक्टर कटारिया का कार्यकाल स्वास्थ्य विभाग में टेंडर और खरीद प्रक्रिया को लेकर लगे आरोपों के कारण चर्चा में रहा। हालांकि इन आरोपों पर समय समय पर विभागीय स्तर पर सफाई भी दी जाती रही है। मेरठ से आपको ये जानकारी बता रहे हैं, जहां पर एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखा गया है। बता दें कि मुख्य सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया का तबादला लखनऊ कर दिया गया है, जबकि डॉक्टर राम प्रसाद को मेरठ का नया सीएमओ नियुक्त किया गया है। डॉक्टर कटारिया का कार्यकाल स्वास्थ्य विभाग में टेंडर और खरीद प्रक्रिया को लेकर लगे आरोपों के कारण चर्चा में रहा। हालांकि इन आरोपों पर समय समय पर विभागीय स्तर पर कार्रवाई भी दी जाती रही। बताते चले कि शासन ने तबादले के पीछे कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया। नए सीएमओ डॉक्टर राम प्रसाद के सामने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और विभागीय पारदर्शिता बढ़ाने की चुनौती होगी। मेरठ से आप ये जानकारी देख रहे हैं, जहां पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखा गया है। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए मेरठ से हमारे संवाददाता शाहरुख सैफी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शाहरुख, मेरठ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखा गया है, जहां पर सीएमओ डॉक्टर अशोक काटारिया का तबादला लखनऊ कर दिया गया है। इस पर क्या कुछ जानकारी और इस तबादले के पीछे क्या मुख्य वजह बताई जा रही है? शाहरुख, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरठ स्वास्थ्य विभाग में अशोक कटारिया है, उनको तत्काल यहाँ से हटा करके लखनऊ भेज दिया गया है। हालांकि जो इसमें मामला सामने आ रहा है, वो मामला ये आ रहा है कि अशोक कटारिया ने किसी एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए काफी टेंडर उसके छोड़े थे, जिसमें बार बार शिकायतें हुई थी। शिकायतें होने के बाद में ये बड़ा एक्शन लिया गया है और उनकी जगह मेरठ में एसीएमओ राम प्रसाद को यहाँ सीएमओ बना दिया गया है, क्योंकि राम प्रसाद जो है पहले चिकित्सा अधिकारी सीएमओ के पद पे थे। अब सीएमओ नियुक्त उनको कर दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल शाहरुख, इस बड़े फेरबदल से क्या लगता है कि अब जो राम प्रसाद जी हैं उनका फेरबदल करके मेरठ उनको कर दिया गया है, इसके बाद क्या कुछ नया देखा जाएगा? जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि राम प्रसाद जो है वो सीएमओ थे। अब यहाँ पर उनको सीएमओ का पद के लिए भेज दिया गया है और उन्होंने यहाँ पर आज अपना पदभार कर लिया है और आज से ही उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारी संभाल ली है। हालांकि डॉक्टर अशोक कटारिया का कार्यकाल पहले से कई विवादों को लेकर के चर्चाओं में रहा, उन पर आरोप लगते रहे, लेकिन मेरठ में तैनाती के दौरान स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कई टेंडरों खरीद प्रक्रियाओं में अनियमित मांग हुई है। आरोप सब ये लगाए गए जाते हैं कि कथित माफिया मुकेश श्रीवास्तव से जुड़े लोगों को और कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों के आदेशों की अनदेखी भी की गई है। हालांकि जितने भी टेंडर होते थे वो पहले ही उनको छोड़ दिए जाते थे, क्योंकि उसमें भारी मुनाफा होता था, उसके लिए पहले ही उनसे सेटिंग हो जाती थी, जिसकी शिकायतें ऊपर लखनऊ की गई हैं। लखनऊ के बाद वहां से एक्शन होता है और उसमें बाद उनको यहाँ से हटा करके अब लखनऊ भेज दिया गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शाहरुख हमसे जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए।
वहीं कर्नाटक की राजनीति में बड़ा बदलाव होने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। मौजूदा उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाए जाने की खबर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार उनकी शपथ ग्रहण 3 जून को होने की संभावना जताई जा रही है। उनके सीएम बनने को लेकर राजनीतिक हलचल अब बढ़ गई है। बता दें कि चुनावी अल्फनामे के अनुसार डीके शिव कुमार और उनके परिवार की कुल घोषित संपत्ति लगभग, आपको बता दें कि 1,413 बताई जा रही है, आप जिसमें वो देश में सबसे अमीर मुख्यमंत्री में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी अंदरूनी कलह से जूझ रही है। हालांकि कांग्रेस की ओर से इस मामले पर अभी तक आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं की गई है। फिलहाल कर्नाटक की राजनीति में सस्पेंस बना हुआ है और सभी की नजरें आगामी फैसले पर टिकी हुई हैं। कर्नाटक की राजनीति में आखिरकार बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दरअसल मौजूदा उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के राज्य के सीएम बनने का वक्त और तारीख सब कुछ फाइनल हो चुका है। डीके शिव कुमार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके परिवार की कुल घोषित संपत्ति 1,413.78 करोड़ रुपए है। उनकी शपथ 3 जून को होगी। ये आंकड़ा उन्हें देश के अन्य सभी मुख्यमंत्रियों से आगे खड़ा करता है और राजनीतिक गलियारों में उनकी चर्चा तेज कर देता है। हालांकि डीके शिव कुमार के सीएम बनाए जाने को लेकर बीजेपी हमलावर है और कह रही है कि कांग्रेस अंतर कलह से जूझ रही है। 3 साल के बाद जो कर्नाटका में एक लगातार OTT सीरीज चल रही थी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, गेम ऑफ थ्रोन्स, उसमें एक इंटरवल तो आया है, पर बहुत जल्द फिर से ये इंस्टेबिलिटी लाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। इन्होंने इससे पहले भी हिमाचल हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, हर प्रदेश में केवल और केवल इंस्टेबिलिटी दी है। इनके लीडर्स सत्ता के लिए लड़ते हैं और चेहरा और चीफ मिनिस्टर बदलने से चरित्र नहीं बदलता। अब बताइए कि जनता की बात तो करते ही नहीं, केवल सत्ता की लड़ाई में व्यस्त रहते हैं। और कर्नाटका की जनता बैड इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक डेट, हाई प्राइसेस और महिलाओं की सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर, इससे तो जूझ ही रही है। जो सप्लाई करता है वही होता है। सप्लाई मतलब आप समझ सकते हो, जो ज्यादा देगा वो सत्ता पे बैठेगा। वही चीज महाराष्ट्र में थी, आज वही चीज आप कर्नाटक में देख रहे हैं। तो डीके शिव कुमार जी ने अच्छा ऑफर दिया रहेगा। सिद्धारमैया का ऑफर कमकुवत बनता जा रहा है, तो डीके शिव कुमार को बिठाया। तो ये कांग्रेस की रणनीति है। कांग्रेस बाकी का विचार नहीं करती। जो उनके हाईकमांड के नजदीक है, जो हाईकमांड के पैरों तले दबे हुए हैं, जो उनको उनके पैर छूते हैं और उनको जो सप्लाई करते हैं। वहीं शिव कुमार की शपथ पर कांग्रेस नेता क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी आप सुनिए। Just came to congratulate him because D.K. Shiv ji has been party loyal soldier for such a long time, and his dream has come true. So I wanted to congratulate him because I don't aspire for anything. Whatever party decides is okay. CM elect and the leader of the legislative party, and I being the working president of the Congress, I came here to congratulate him, and hopefully that is the continuity in the regime of the Congress government. So absolutely there has not been any confusion. He is making his efforts to have a very good team so that he can deliver the promises made to the people of this state. And we also hope that with his ability to deliver, we expect that the governance should be exclusively the best in the country. दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। पहले सिद्धारमैया मुख्यमंत्री थे, लेकिन पार्टी के भीतर काफी समय से चर्चा चल रही थी कि सत्ता में बदलाव होगा और आखिरकार वो वक्त आ गया। सिद्धारमैया ने गुरुवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अगले ही दिन यानी शुक्रवार को राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया और पूरी मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया। यानी पूरी सरकार खत्म हो गई और नई सरकार बनाने की तैयारी शुरू हो गई।
वहीं उत्तर प्रदेश में लगभग 4 साल बाद स्थायी डीजीपी की नियुक्ति हो गई है। योगी सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को प्रदेश का नया और स्थायी डीजीपी नियुक्त किया है। बता दें कि इससे पहले वे कार्यवाहक डीजीपी के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे थे। प्रशांत कुमार के रिटायर होने के बाद उन्हें ये अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बता दें कि अब आधिकारिक रूप से उन्हें राज्य पुलिस का शीर्षक जो पद है वो सौंप दिया गया है। उनकी नियुक्ति से पुलिस प्रशासन में स्थिरता और बेहतर समन्वय की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार का मानना है कि इससे कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश में करीब 4 साल के बाद स्थायी डीजीपी की नियुक्ति हो गई है। राज्य की योगी सरकार की ओर से पिछले साल 31 मई को राजीव कृष्ण कार्यवाहक डीजीपी के रूप में नियुक्त किए गए थे। कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार के रिटायर होने के बाद उन्होंने बतौर कार्यवाहक डीजीपी कार्यभार संभाला और अब उन्हें प्रदेश का नया और स्थायी डीजीपी नियुक्त कर दिया गया है। यूपी के नवनियुक्त स्थायी डीजीपी राजीव कृष्ण ने आदेश जारी होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। स्थायी डीजीपी के रूप में तैनाती के बाद सीएम योगी से मुलाकात हुई। राजीव कृष्ण 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। 35 साल के अपने कार्यकाल में राजीव कृष्ण इटावा, मथुरा, फतेहगढ़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, लखनऊ और बरेली में एसएसपी के रूप में तैनात रहे। उन्हें लखनऊ पुलिस की 2 बार कमान संभालने का मौका भी मिला। मायावती सरकार के काल में राजीव कृष्ण लखनऊ के डीआईजी भी बनाए गए थे। राजीव कृष्ण ने यूपी एटीएस के डीआईजी के रूप में भी अहम भूमिका निभाई। एटीएस को आधुनिक तकनीक और संसाधनों से मजबूत करने में उनकी बड़ी भूमिका रही। राजीव कृष्ण मेरठ रेंज के आईजी, लखनऊ और आगरा जोन के एडीजी सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवा दे चुके हैं। राजीव कृष्ण का परिवार रसूखदार रहा है। प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्र में उनके परिवार की अलग पहचान है। उनकी पत्नी मीनाक्षी सिंह आईआरएस अधिकारी हैं, तो लखनऊ के सरोजनी नगर विधायक राजेश्वर सिंह उनके साले हैं। साथ ही गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह उनकी रिश्तेदार हैं। वहीं वाराणसी के दालमंडी इलाके में विकास परियोजनाओं को लेकर प्रशासन की कार्रवाई तेज हो गई है। रविवार को एक बार फिर बुलडोजर, गर्जा और पीडब्ल्यूडी ने 14 से अधिक मकानों को ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही अब तक कुल 128 मकानों को हटाया जा चुका है। प्रशासन ने पूरे अभियान को लेकर कड़ी सतर्कता बरती है और इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है। वाराणसी के दाल मंडी क्षेत्र में रविवार को एक बार फिर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। पीडब्ल्यूडी ने रविवार को 14 से ज्यादा मकानों को ध्वस्त किया है। कार्रवाई को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा और इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के मुताबिक जिन मकानों को तोड़ा गया उनके मकान मालिकों को पहले ही मुआवजा दिया जा चुका था और रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। आज ये ध्वस्तीकरण के क्रम में 14 भवन हैं जो कि वीडीए के द्वारा चिन्हित हैं और उनकी कार्रवाई है। जो कल जिस पे कार्य हुआ था वो भी आज कंटिन्यू हो रहे हैं। कार्य प्रारंभ हो गया है, शांतिपूर्ण माहौल में चल रहा है। पर्याप्त फोर्स डिप्लॉय की गई है। पीएसी, आरआरएफ और साथ में महिला पुलिस अधिकारियों का डिप्लॉयमेंट किया गया है। ड्रोन से मॉनिटरिंग की जा रही है और लगातार पीएस सिस्टम से लोगों के मूवमेंट को भी कंट्रोल किया जा रहा है। अभी उस पर वार्ता चल रही है, प्रशासनिक स्तर से वार्ता चल रही है। उसके परिणाम स्वरूप जो भी दिशा निर्देश रहेंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक बकरीद के चलते कुछ दिनों से अभियान स्थगित था, जिसे शनिवार से दोबारा शुरू किया गया और रविवार को फिर कई मकान ध्वस्त किए गए। रविवार की कार्रवाई तक करीब 128 मकानों को ध्वस्त किया जा चुका है। कुल 187 मकानों को ध्वस्त किया जाएगा। इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। कार्रवाई पर ड्रोन से नजर भी रखी गई। दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास हुई 5 मंजिला इमारत के ढहने की घटना के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। इस मामले में आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
उन्होंने दावा किया कि 21 मार्च को इस इमारत को लेकर दिल्ली पुलिस और नगर निगम में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन उस पर कोई ठोस जांच या कार्रवाई नहीं की गई और फाइल बंद कर दी गई। घटनास्थल साकेत मेट्रो स्टेशन के पास हुआ यह हादसा प्रशासनिक लापरवाही के आरोपों में केंद्र में आ गया है। आपको बता दें कि विपक्ष का कहना है कि यदि चेतावनी और शिकायतों के बावजूद समय रहते कदम उठाए जाते तो ये दुर्घटना टाली जा सकती थी। वहीं सत्ता पक्ष और जिम्मेदार जो लोग हैं वो तय करेंगे कि जांच की मांग और तेज हो गई है। अब सवाल उठ रहा है कि शिकायतों के बावजूद कार्रवाई ना होने की स्थिति में जवाबदेही आखिरी किसकी तय होगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जा सकेगा। दक्षिणी दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास शनिवार को एक भीषण हादसा हुआ। यहां एक 5 मंजिला इमारत कुछ ही सेकंड में भरभरा कर जमींदोज हो गई। इस हादसे में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है और सियासत भी शुरू हो चुकी है। जहां सरकार ने एमसीडी के 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए, वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी की सरकार को घेर रही है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर कई ताबड़तोड़ हमले किए। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि सरकार मृतकों और घायलों की वास्तविक संख्या छिपा रही है। 3 मंजिला इमारत पर 2 और मंजिलों का निर्माण किया जा रहा था, जिससे इमारत झुक गई थी। दिल्ली पुलिस और एमसीडी को पहले से जानकारी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एमसीडी के वकील ने अदालत में झूठ बोलते हुए कहा कि वहां कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा। अगर प्रशासन को पहले से जानकारी थी तो इस हादसे को रोका क्यों नहीं गया। बिना किसी जांच और कार्रवाई के शिकायत को बंद कर दिया गया। एमसीडी के अंदर अंधाधुंध लूटपाट चल रही है और लोगों से वसूली की जा रही है। हमारी जानकारी में मृतकों की संख्या ज्यादा है, कई ज्यादा है। सरकार मृतकों की संख्या पता नहीं किन कारणों से नहीं बता रही है। इसमें बेसमेंट भी खोदी जा रही थी, वाटर टैंक बनाया जा रहा था, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग झुक गई थी और इसकी कंप्लेंट बाकायदा पुलिस को और एमसीडी को लिखित में दी गई थी। पुलिस की और एमसीडी की जानकारी में था कि ये बिल्डिंग झुक गई है और ये बिल्डिंग गिरने वाली है। जहां दिल्ली के मेयर प्रवेश वाही कह रहे हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, वहीं आम आदमी पार्टी का दावा है कि इस बिल्डिंग को लेकर 21 मार्च को दिल्ली पुलिस और एमसीडी में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन बिना किसी जांच और कार्रवाई की शिकायत को बंद कर दिया गया। हम सभी लोग गंभीर हैं और इस पे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हम निरंतर प्रयास किए। बिल्डिंग झुक गई थी। इसके पड़ोस में रहने वाले किराएदार ने इस झुकी हुई बिल्डिंग की कंप्लेंट मार्च में की, बाकायदा पुलिस को की, एमसीडी को की, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद वो हाई कोर्ट गए, उन्होंने बाकायदा वकील करके एक रिट डाली कि साहब ये बिल्डिंग हमारे पड़ोस वाली बिल्डिंग झुक रही है, एमसीडी कार्रवाई नहीं कर रही है। और वहाँ पर एमसीडी ने झूठ बोला, हाई कोर्ट के अंदर झूठ बोला कि इस बिल्डिंग में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा है, और हाई कोर्ट ने फिर डिसमिस कर दिया और उसके 1.5 महीने बाद ये बिल्डिंग गिर गई। तो सीधे तौर पे एमसीडी के अंदर इस स्तर का भ्रष्टाचार व्याप्त है कि हाई कोर्ट तक के अंदर तो झूठ बोला जाता है। जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के आरोप गंभीर हैं, वहीं कई लोगों को कभी न भरने वाले जख्म मिले हैं। अब देखना होगा कि साकेत बिल्डिंग हादसे के गुनहगारों को कब तक कड़ी सजा मिलती है। वहीं समाजवादी पार्टी ने आगामी 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति को और मजबूत करना शुरू कर दिया है। बता दें कि पार्टी इस बार टिकट वितरण में किसी भी प्रकार की गलती से बचना चाहती है। इसके लिए प्रदेश के सभी 403 विधानसभा सीटों का विस्तृत रिपोर्ट कार्ड तैयार कराया जा रहा है। बता दें कि ये रिपोर्ट एक निजी एजेंसी के माध्यम से बनाई जा रही है, जिसमें जिलेवार और बूथवार फीडबैक शामिल होगा। सपा नेतृत्व का मानना है कि टिकट उन्हीं उम्मीदवारों को दिया जाएगा जिनका अपने क्षेत्र में मजबूत जनाधार और साफ सुथरी छवि होगी। इस प्रक्रिया से स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लिया जाएगा।
पार्टी का फोकस संगठन को मजबूत करने और जीत की संभावनाओं को बढ़ाने पर है। रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही अंतिम रूप से टिकट फाइनल की जाएगी ताकि 2027 चुनाव में बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित किया जा सके। देखो हमारे संवाददाता अजहर खान की रिपोर्ट। 27 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी इस बार सीट बंटवारे को लेकर किसी तरह की कोई गलती नहीं करना चाहती। समाजवादी पार्टी ने निजी कंपनी के द्वारा तमाम कार्यकर्ताओं का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल पार्टी ने इस बार रिपोर्ट कार्ड और जिला स्तरीय नेताओं के फीडबैक के आधार पर टिकट फाइनल करने का निर्णय लिया है। इसी के साथ साथ नेतृत्व टिकट उन्हीं को देगा जिनका अपना खुद का जनाधार और क्षेत्र में अच्छी छवि होगी। और साथ ही समाजवादी पार्टी नेतृत्व ने यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों का जो रिपोर्ट कार्ड तैयार कराया है उसके आधार पर फीडबैक लेने का काम जो है वो शुरू कर दिया है। साथ ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इन दिनों जिलेवार नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और इसमें रिपोर्ट कार्ड के आधार पर स्थानीय नेताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। साथ ही इसमें सीट पर पार्टी की स्थिति, टिकट दिए जाने वाले उम्मीदवारों के बारे में जानकारी और पार्टी की कमजोरी और मजबूती के कारणों को पूछा जा रहा है। साथ ही सर्वे रिपोर्ट और स्थानीय नेताओं के फीडबैक के आधार पर टिकट को अंतिम रूप दिया जाएगा। भले ही मजबूत दावेदारी हो पर फीडबैक खराब हुआ तो टिकट नहीं मिलेगा। फिलहाल समाजवादी पार्टी इस बार 2027 चुनाव को लेकर जो कार्यकर्ता हैं उनके चयन को लेकर काफ़ी सतर्कता बरत रही है और जो भी कार्यकर्ता जो क्षेत्रवार जिनकी स्थिति मजबूत है उनको ही टिकट दिया जाएगा। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में वकील पर जानलेवा हमले के मामले में फरार चल रहे आरोपी बिलाल घोषी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिससे जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी कार्रवाई करी। उसके दोनों पैरों में गोली लग गई। आपको बता दें कि वो घायल हो गया। घटना 30 से 31 मई की रात की गई जब अधिवक्ता व्रजेश मिश्रा पर चाकू से हमला किया गया था। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। दिनांक 31 मई की प्रातः थाना प्रेमनगर पर एक व्यक्ति द्वारा यह तहरीर उपलब्ध कराई गई कि उनके तथा उनके परिजनों के साथ एक बिलाल घोसी नामक युवक द्वारा मारपीट की गई तथा जान से मारने की नीयत से चाकुओं से वार किया गया, जिसमें वह घायल हो गए। उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई तहरीर पर 109 बीएनएस समेत सुसंगत बीएनएस की धाराओं में तत्काल मुकदमा पंजीकृत कराया गया तथा 2 पुलिस टीमों का गठन कर बिलाल घोसी की गिरफ्तारी हेतु रवाना किया गया। यह पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही थी। उसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर आज मध्य रात्रि जनकपुरी पुरानी रेलवे लाइन के पास आरपीएफ बैरक के पास जब बिलाल घोसी को घेरने का प्रयास किया गया तो उसने भागते हुए पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में बिलाल घोसी के दोनों पैरों में गोली लगी तथा उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त आला जुर्म एक अवैध चाकू, साथ ही 315 बोर का तमंचा, मय खोखा कारतूस जो उसमें फंसा हुआ था तथा जिंदा कारतूस बरामद किया गया तथा उसे उपचार हेतु जिला अस्पताल भर्ती करा दिया गया है। जब बिलाल घोसी के आपराधिक इतिहास के विषय में जानकारी की गई तो उस पर लूट, चोरी, धोखाधड़ी समेत आधा दर्जन से ज़्यादा मुकदमे पंजीकृत पाए गए हैं। इस अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के आधार पर शीघ्र ही इसकी हिस्ट्री शीट तैयार कर हिस्ट्री शीट खुलवाई जाएगी। साथ ही इस पर गुंडा एक्ट की भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अब तक इसके द्वारा कारित घटना के संबंध में जो पंजीकृत अभियोग हैं उसमें अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई थाना स्तर पर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।